दोस्तों इस समय पर लगाई जाने वाली फसलों में तरबूज एक ऐसी फसल है जिसकी खेती अगर हम सही तरीके से करते हैं या सही समय पर तरबूज की खेती अगर हम कर लेते हैं तो इससे हमारा मुनाफा जो है वो काफ़ी अच्छा निकल के आ सकता है। जो नए किसान होते हैं जिनको तरबूज की खेती का पता नहीं होता है, बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है, वो क्या करते हैं या तो दूसरे किसानों की देखा देखी करके तरबूज लगा देते हैं, ना ही तो उनको ये पता होता है कि उनके एरिया में तरबूज लगाने का सही समय कौन सा है, ना ही उनको अच्छी वैरायटियों के बारे में पता होता है कि उनकी मंडियों में कौन सी वैरायटी की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी वैरायटियों से अच्छा उत्पादन निकल के आ सकता है, ना ही उनको ये पता होता है कि तरबूज लगाने का सही तरीका कौन सा है। तो दोस्तों तरबूज की आधुनिक खेती करने का सही तरीका कौन सा है, कौन से समय पर आपको तरबूज की बुआई कंप्लीट कर लेनी चाहिए, तरबूज की अच्छी वैरायटियों के बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। यानी कि तरबूज की खेती के बारे में बहुत सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों किसी भी फसल से अच्छा मुनाफा निकालने के लिए जरूरी है कि उस फसल की बुआई जो है वो एकदम सही समय पर होनी चाहिए, तभी उस फसल से हमें अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और तभी उस फसल से अच्छा उत्पादन निकल के आएगा। तो तरबूज की खेती करने के सही समय की यहाँ पे अगर हम बात करें तो तरबूज की अगेती खेती की बात करेंगे। सबसे पहले तो तरबूज की अगेती खेती नवंबर माह से लेकर और लगातार जनवरी माह तक हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान अगर हम तरबूज की अगेती खेती करते हैं तो इसके लिए हमें क्रॉप कवर का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि लो टनल के अंदर ही हम तरबूज की अगेती खेती कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों ओपन फील्ड में होने वाली तरबूज की खेती की यहाँ पे अगर हम बात करें तो तरबूज की ओपन फील्ड में जो खेती होती है वो जनवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर और पूरे फरवरी माह में और पूरे मार्च माह में कभी भी आप तरबूज की बुआई वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तरबूज की थोड़ी सी अगेती खेती करना चाहते हैं या ओपन फील्ड में अगेती खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती आप जनवरी के आखिरी सप्ताह तक जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एरिया में जनवरी के आखिरी सप्ताह में भी टेम्परेचर काफी डाउन है, पाले वगैरह अगर लगातार गिर रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होते हैं 9, 10, 11 डिग्री तक अगर मिनिमम टेम्परेचर जो है वो नहीं आते हैं तब तक आपको इसकी बुआई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अमूमन दोस्तों जनवरी के आखिरी सप्ताह तक टेम्परेचर जो होते हैं वो काफी नॉर्मल हो जाते हैं। तो अगर आप तरबूज की ओपन फील्ड में अगेती खेती करने की सोच रहे हैं तो आप जो है जनवरी के आखिरी सप्ताह में इसकी बुआई कर सकते हैं और उसके बाद में फरवरी के पहले सप्ताह में भी इसकी बुआई करके आप काफी अच्छा उत्पादन और काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अगर आप जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फरवरी के पहले सप्ताह में इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तब भी आपको इसके मंडी भाव जो है वो थोड़े ठीक ठाक से मिल जाते हैं, उत्पादन भी जो है इसका आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। फाइनली दोस्तों जब भी आप तरबूज की खेती करने की सोचें या तरबूज लगाना चाहें तो तरबूज की अगेती खेती आपको नवंबर माह से लेकर जनवरी तक करनी है और उसके बाद में फरवरी और मार्च महीने में आप तरबूज की ओपन फील्ड में भी इसकी खेती कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तरबूज की खेती करने के लिए जमीन की तैयारियों की। तो जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले तरबूज की खेती में सबसे ज्यादा आपको काम में लेना है सड़ी हुई गोबर की खाद जो होती है, वो तरबूज की खेती के लिए सबसे ज्यादा अच्छा काम करती है। दोस्तों तरबूज की खेती से जबरदस्त उत्पादन निकालने के लिए आपको सड़ी हुई गोबर की खाद को सबसे ज्यादा काम में लेना है। एकड़ की बात करें तो 5 से 6 ट्राली मिनिमम आपको 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद जितनी अच्छी मात्रा में डालेंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी की आप डालेंगे, आपका तरबूज का उत्पादन उतना ही अच्छा निकल के आएगा। भाई अगर आप गोबर की खाद डालने में कंजूसी करेंगे या कम डालेंगे, या कुछ किसान भाई तो बिल्कुल भी गोबर की खाद नहीं डालते हैं, सिर्फ रासायनिक खाद उर्वरकों का उपयोग करते हैं, तो ऐसी गलतियां अगर आप करेंगे तो उसके बाद में तरबूज का उत्पादन भी आपको डाउन होगा और उसके बाद में रासायनिक फर्टिलाइजर का आपको सबसे ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा। फर्टिगेशन आपको समय समय पर बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, उसके बावजूद भी आपके तरबूज की जो साइज है वो काफी छोटी रह जाएगी। तरबूज की अच्छी क्वालिटी का अगर आपको फल लेना है, अच्छा उत्पादन लेना है, तरबूज की साइज अगर आपको अच्छी लेनी है तो सड़ा हुआ गोबर आपको अच्छी मात्रा में काम में लेना है, यानी कि एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद आपको काम में लेनी है। 5 से 6 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। इससे ज्यादा भी अगर आपके पास उपलब्ध है तो इससे ज्यादा भी आप गोबर की खाद काम में ले सकते हैं। गोबर की खाद आप जितनी ज्यादा काम में लेंगे उतना ही अच्छा उत्पादन इसका आपको मिल जाएगा। गोबर की खाद
डालने के बाद में आपको 3 से 4 कल्टीवेशन मिट्टी पलटने वाले हल से और 1 कल्टीवेशन आपको जो है कल्टीवेटर से भी जरूर कर लेना है। जैसे कि 1 कल्टीवेशन आपको हेरो से कर लेना है, उसके बाद में 1 या 2 दिन का आपको गैप रखना है, जिससे कि धूप लगने की वजह से आपके तरबूज की फसल में फंगस और निमातोड़ वगैरह की समस्या देखने को ना मिले। काफी किसान भाइयों के इस समय मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई तरबूज की छोटी सी अवस्था में जो है फंगस वगैरह की समस्या आ जाती है, छोटी सी अवस्था में ही निमातोड़ वगैरह की समस्या आ जाती है, और ये सारी बीमारियां आती है जमीन की तैयारियां करते समय आप गलतियां करते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप जमीन की तैयारियां नहीं करते हैं तब आपको इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो जैसे ही आप अपनी जमीन की तैयारियां शुरू करें, 3 से 4 कल्टीवेशन करने हैं और हर कल्टीवेशन के बीच में आपको 2 से 3 दिन का गैप रखना है। यानी कि आज आपने 1 कल्टीवेशन कर दिया हैरो से, उसके बाद में 2 दिन तक कड़ी धूप में आपको अपनी जमीन को खुला छोड़ देना है। उसके बाद में 1 कल्टीवेशन आपने जो है कल्टीवेटर से कर देना है। उसके बाद में 1 कल्टीवेशन दोबारा आपको हेरो से या फिर आपको रोटावेटर से कर देना है। और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन आप करें उससे पहले रासायनिक खाद्य उर्वरकों के जितने भी बेसल डोज आप डाल रहे हो वो बेसल डोज आपको डाल देने हैं। तो 50 केजी आपको यहां पर डीएपी काम में लेना है, 40 केजी आपको यहां पर एसएसपी काम में ले लेना है, 30 केजी आपको एमओपी पोटास काम में ले लेना है और 20 से 25 केजी आपको जो है यूरिया काम में ले लेना है। चारों फर्टिलाइजर को एक जगह मिक्स करके और उसके बाद में अपने खेत में बिखेर देना है। फंगस वगैरह की समस्या अगर आपके खेत में आती है या पहले प्रिवेंटिव में अगर आप रोकथाम करना चाहें तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हीं फर्टिलाइजर में जो है आपको एक फंगीसाइड जरूर ऐड कर लेना है। इसके लिए आप कार्बनडाजिम 12% और मेनकोजेब 63% में जो फंगीसाइड आता है, यानी कि यहाँ पर आप यूपीएल कंपनी का साफ ले सकते हैं या फिर आप पावर ग्रो कंपनी का मेंडोज भी काम में ले सकते हैं। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो रासायनिक फर्टिलाइजर आप डाल रहे हैं उन्हीं के अंदर मिक्स करके आप अपने खेत में ये डाल सकते हैं। अगर निमातोड़ वगैरह की समस्या आपके खेत में देखने को मिल रही है तो यहां पर आप जो है फिप्रोनिल जो रिजेंट आता है, दानेदार फॉर्म में जो रिजेंट आता है, वो भी आप काम में ले सकते हैं। इन्हीं रासायनिक फर्टिलाइजर के साथ में आपको मिक्स करके अपने खेत में डाल देना है। फिप्रोनिल की मात्रा की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जो रिजेंट दानेदार फॉर्म में आता है वो आपको ऐड कर लेना है, उन्हीं रासायनिक फर्टिलाइजर्स में ऐड कर लेना है। सारे रासायनिक फर्टिलाइजर, कीटनाशक और जो फंगीसाइड मैंने आपको बताया है आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको अपनी जमीन में डाल देना है। भुरकाव विधि से, छिड़काव विधि से आप डाल सकते हैं और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन आपको कर लेना है। आखिरी कल्टीवेशन होने के बाद में बात आती है बेड प्रिपरेशन की। बेड तैयार करने के लिए अगर आप इसकी खेती, तरबूज की खेती कर रहे हैं, तरबूज की खेती के लिए बेड तैयार कर रहे हैं तो आपको जो है 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाने हैं। यानी कि लाइन से लाइन की दूरी आपको सिर्फ 5 फीट रखनी है, क्योंकि तरबूज की जो प्लांट होते हैं उनकी बेल जो होती है वो ज्यादा नहीं फैलती है, तो सिर्फ 5-5 फीट की दूरी को मेंटेन करके आपको बेड बनाने हैं। यानी कि लाइन से लाइन की दूरी आपको 5 फीट रखनी है। 5-5 फीट की दूरी पर एकदम अच्छी क्वालिटी के उठे हुए बेड ही आपको बनाने हैं। यानी कि बेड की ऊंचाई कम से कम जमीन से 1 फीट होनी चाहिए और चौड़ाई जो है लगभग 3 फीट होनी चाहिए। ऊपर से इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग बेड की 2 फीट होनी चाहिए। कुछ किसान भाई ऊपर से भी काफी चौड़ाई रख देते हैं बेड की, तो उसके बाद में जब आप प्लास्टिक मल्च बिछाएंगे जिसकी चौड़ाई लगभग 3 फीट होती है तो उस बिछाते में थोड़ी समस्या आ सकती है। तो बेड की नीचे से चौड़ाई 3 फीट रखें, ऊपर से 2 फीट रख सकते हैं, लेकिन ऊंचाई को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखेंगे। बेड जितनी अच्छी क्वालिटी का आप बनाएंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी का ढालेंगे, आपके प्लांट की ग्रोथ उन्हीं पे डिपेंड करती है। जड़ों को जितनी अच्छी क्वालिटी का और जितना बड़ा या जितनी ऊंचाई का बेड मिलेगा आपकी जड़ें उतनी गहराई में जाएंगी, जड़ों का विकास उतना ही अच्छा होगा और जड़ों का विकास अच्छा होगा तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि जिस दिन आप बेड बना रहे हैं उस दिन आपकी मिट्टी बिल्कुल भी गिल्ली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी एकदम आपकी भुरभुरी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छी क्वालिटी के बेड मिलेंगे। प्रिपरेशन का कार्य कंप्लीट होने के बाद में बारी आती है प्लास्टिक मल्च की। यहाँ पर कुछ किसान भाई 3-4 दिन से काफी कमेंट आए हैं मेरे पास, उनको ये जवाब भी मिल जाएगा कि सर तरबूज की खेती अगर हम फरवरी में करें या फिर मार्च में करें तो भाई इसके लिए हमें प्लास्टिक मल्च लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप तरबूज की खेती चाहे आप किसी भी महीने में करें, चाहे आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी माह में किसी भी समय अगर आप तरबूज लगा रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च जो है वो आपको अवश्य लगानी है। तरबूज की खेती के लिए प्लास्टिक मल्च अनिवार्य होती है। प्लास्टिक मल्च अगर आप लगाएंगे तो आपके तरबूज के प्लांट में उचित
प्रतिशत नमी भी बनी रहेगी, सिंचाइयाँ आपको कम करनी पड़ेंगी, टेम्परेचर भी जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन होता रहेगा, खरपतवार की जो समस्या है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो प्लास्टिक मल्च जो है वो आपको अवश्य लगाना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से माइक्रोन का प्लास्टिक मल्च काम में लेना चाह रहे हैं। वैसे मैं हमेशा अमूमन 21 से लेकर 25 माइक्रोन तक का प्लास्टिक मल्च जो होता है वो काम में लेता हूं। इस साल मैंने 21 माइक्रोन का प्लास्टिक मल्च काम में लिया है। अच्छी कंपनी का या अच्छी क्वालिटी का अगर आप प्लास्टिक मल्च काम में लेंगे तो आप 21 माइक्रोन का प्लास्टिक मल्च भी काम में ले सकते हैं। काफ़ी किसान भाई जिनको नहीं पता होता है या जहां पर अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मल्च नहीं मिल पाता है, लोकल कंपनियों के जो प्लास्टिक मल्च है मार्केट में बहुत आ रखे हैं, जो 25 माइक्रोन का प्लास्टिक मल्च बताते हैं और वो निकलता 20 माइक्रोन का भी नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। लेकिन अगर आप किसी अच्छी कंपनी का प्लास्टिक मल्च ले रहे हैं, अगर आपको विश्वास है कि जितना माइक्रोन दुकानदार आपको बता रहा है उतनी माइक्रोन का अगर आपको मिल जाता है तो आप 21 माइक्रोन का प्लास्टिक मल्च काम में ले सकते हैं। 2 फसलें आपकी आराम से निकल जाएंगी बेल वर्गीय सब्जियों में। तो इस तरह से आप 21 माइक्रोन का या 25 माइक्रोन का जो भी प्लास्टिक मल्च आपको मिल जाए वो प्लास्टिक मल्च आप काम में ले सकते हैं। कंपनी की बात करें तो मैं आपको यहां पर एक कंपनी बता देता हूं, नवन्यू सीड का प्लास्टिक मल्च आता है, वो आप काम में ले सकते हैं। काफी अच्छी क्वालिटी है और काफी शानदार रिजल्ट आपको इसका मिल जाएगा। दूसरा कोठारी कंपनी का भी आता है, हमारे राजस्थान में ये काफी चलता है, तो कोठारी कंपनी का भी आप ले सकते हैं। इसका भी काफी अच्छा है, मैंने लास्ट ईयर भी लगाया था और इस साल भी मैंने कोठारी कंपनी का लगाया है, काफी अच्छे रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप प्लास्टिक मल्च भी आपको जरूर लगा लेना है। अब बात कर लेते हैं सीड सोविंग करने से पहले बीज के बारे में। तो बीज से बीज की दूरी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको वैरायटियों के बारे में भी बता ही दूंगा। तो बीज से बीज की दूरी आपको 1 फीट रखनी है। कुछ किसान भाई पूछते रहते हैं कि बेड के दोनों तरफ बीज लगाने हैं क्या, क्योंकि वो जिगजैग होल वाली प्लास्टिक मल्च ले ली होंगी शायद उन्होंने। तो भाई तरबूज के जो बीज होते हैं वो बेड पे सिंगल लाइन में ही चलते हैं, जिगजैग होल में आपको तरबूज के बीज नहीं लगाने होते हैं, सिंगल लाइन में ही आपको सीड सोविंग करनी है। 1-1 फीट की दूरी पर आपको सीड सोविंग करनी है, यानी प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 1-1 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 5 फीट रखनी है। 6 फीट रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, बाकी कोई ज़्यादा खास जरूरी नहीं है। 5 फीट से भी काम चल जाता है। तो 5-5 फीट की दूरी पे आप बेड बना के 1-1 फीट की दूरी पर सीड सोविंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीजों की वैरायटियों के बारे में। काफ़ी किसान भाई आजकल वैरायटियों के बारे में भी कमेंट कर रहे हैं कि सर अच्छी वैरायटियों के बारे में बताइए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 5 से 6 वैरायटियों के बारे में बता रहा हूँ। जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाती है उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सागर कंपनी का सागर किंग वैरायटी आती है, काम में ले सकते हैं। नुमेंस कंपनी की मैक्स वैरायटी आती है, काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लाउज कंपनी की जंबो रेड वैरायटी आती है, काफी अच्छा रिजल्ट है, उत्पादन भी काफी अच्छा मिलेगा, तरबूज का साइज भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू भी काफी अच्छी है। तो आप जो है क्लाउज का जंबो रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। टाटा कंपनी का मधुरस जो वैरायटी आती है, आप धान्या का भी कह सकते हो, धान्या का मधुरस जो वैरायटी आती है वो भी आप यहाँ पर काम में ले सकते हो। इसके तरबूज की जो साइज है वो भी आपको काफी अच्छी मिलेगी, यानी 6-7 केजी तक आपको साइज मिल जाएगी इसकी तरबूज की, और उत्पादन भी इसका काफी अच्छा मिल जाएगा। और फल की जो मार्केट वैल्यू है वो भी काफी अच्छी है, यानी चमकदार और एकदम आकर्षक फल मिलेंगे इनके आपको, जो वैरायटी मैंने आपको बताई है। तो जो भी वैरायटियां इनमें से आपको मिल जाती हैं वो काम में ले सकते हैं। सेमिनस की माधव वैरायटी आती है, वो भी आप काम में ले सकते हैं। तरबूज की नई वैरायटी आई है, सेमिनस की खास वैरायटी आई है, खास के नाम से ही है सेमिनस खास, तो वो भी आप काम में ले सकते हैं, वो भी काफी अच्छी वैरायटी है। सकाटा कंपनी की साटो वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। तो यहाँ पर मैंने आपको 7-8 वैरायटियां बताई हैं, उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर इनमें से 3-4 वैरायटियां अगर आपको मिल जाती हैं और अगर आप काफी दूर में तरबूज की खेती कर रहे हैं तो कम से कम 3-4 वैरायटियों का आपको सिलेक्शन कर लेना है। दोस्तों अगर आप जनवरी माह में तरबूज के बीजों की बुआई करने की सोच रहे हैं, यानी कि अभी आप तरबूज के बीजों की बुआई करने वाले हैं, तो ऐसे समय पर आप अपने तरबूज के बीजों की बुआई बिल्कुल ना करें जिस समय पर पाले वगैरह गिर रहे हैं, वरना आपके जर्मिनेशन में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। काफी किसान भाई इस समय मेरे को कॉल या जो है कमेंट वगैरह करके पूछते रहते हैं कि सर 15-15 दिन हो गए तरबूज के बीजों की बुआई किए हुए, जर्मिनेशन जो है अभी तक नहीं हुआ है। तो इसका यही कारण होता है कि जिस समय बीजों की बुआई करते हैं या बुआई होने के 1-2 दिन में ही जो है पाले वगैरह जो है काफी ज्यादा पाले गिरने शुरू हो जाते हैं या टेम्परेचर जो है काफी डाउन आ जाते हैं। तो आप ऐसे समय पर बीजों की बुआई बिल्कुल ना करें जिस समय पाले वगैरह गिर रहे हैं। तो बताए गए तरीके से आप जो है अपने तरबूज की बुआई कर सकते हैं। बाकी
तरबूज की खेती के बारे में ढेर सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में मैंने आपको देने की कोशिश की है। अच्छी अच्छी वैरायटियों के बारे में मैंने बताया है, फर्टिलाइजर और फर्टिगेशन के बारे में भी बता दिया है, फंगीसाइड और कीटनाशकों के बारे में भी जानकारी दी है। दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।